15 साल की उम्र में ही शनाया के पापा की मौत हो गई और अचानक ही उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आ गया। शनाया के पापा की काफ़ी ज़मीनें थीं जिससे उन्हें काफ़ी आमदनी हो जाती और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन अचानक से एक हादसे में उसके पापा की मौत होने की वजह से उनकी ज़िंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उससे उसके छोटे 2 भाई-बहन और थे। उसकी छोटी बहन 9वीं क्लास में थी और उसका छोटा भाई अभी सिर्फ़ 7 साल का ही था। शनाया और उसकी पूरी फैमिली इस हादसे से बुरी तरह बिखर गए थे, ख़ास तौर पर शनाया की माँ। इस मौके पर शनाया के चाचा ने उसका खूब साथ निभाया। जो कुछ ज़मीनों से आता वह ईमानदारी से शनाया की माँ को लाकर दे देते और उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देते। वैसे भी शनाया की माँ बड़े ही सब्र वाली औरत थी। ससुराल वाले खुश थे कि बच्चों की खातिर जवानी में विधवा हो गई, लेकिन पति का घर नहीं छोड़ा। शनाया की माँ लोगों की नज़रों में बहुत इज़्ज़त थी। जब ससुराल में किसी के घर जाती तो औरतें क्या, इज़्ज़त की खातिर मर्द भी उठकर उनसे मिलते थे। फिर पता नहीं शनाया की माँ को क्या हुआ कि वह खिंची-खिंची सी रहने लगी। उन दिनों शनाया 11वीं क्लास में पढ़ रही थी तो उसे एक राज पता चला कि शनाया की माँ ने एक जैकी नाम के आदमी से शादी कर ली। शुरू में तो कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई यही थी। पता नहीं उस आदमी ने कैसे शनाया की माँ को अपने जाल में फंसा लिया था। शनाया की माँ का कहना था कि उन्होंने अपनी औलाद की भलाई के लिए शादी की थी। सब लोगों ने शनाया की माँ को बहुत सुनाया। पापा के सारे रिश्तेदारों ने तो उनसे बायकॉट कर लिया। ननिहाल वालों ने भी साथ छोड़ दिया। अब शनाया और उसके भाई बहन पूरी तरह उस इंसान के रहमो करम पर थे जिसको पापा कहने से शनाया को नफ़रत होती थी, क्योंकि शनाया तीनों में बड़ी थी। उसे अपनी माँ की गलती का सबसे ज़्यादा दुख था, इसलिए शनाया तो अपने सौतेले बाप से सीधे मुँह बात भी नहीं करती। वह अगर सही बात भी करता तो शनाया ज़बान चलाना शुरू कर देती थी। इन हालात का शनाया के दिमाग पर बहुत बुरा असर हो गया। अब ये होता था कि वह बैठे-बैठे ही बेहोश हो जाती। जब उसकी बुआ को उसकी हालत का पता चला तो वह मजबूर होकर शनाया को देखने के लिए उनके घर आई और उसको डॉक्टर को दिखाया। तो वे कहने लगे कि इसे कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। वैद्य कहते हैं कि मिर्गी है। दिन पर दिन शनाया की हालत बुरी होती जा रही थी। उन्हीं दिनों शनाया की बुआ उसे देखने के लिए आ गई और इस बुरी हालत में उसे अपने घर ले गई। शनाया अपनी बुआ के घर जाते ही बिना इलाज के ठीक हो गई। अपने पैरों पर चलकर घर आई, लेकिन घर आते ही उसकी हालत फिर बिगड़ गई और उसे दोबारा दौरे पड़ने लगे। इस बात की खबर जब शनाया के मामा को हुई तो वह जाकर शनाया को अपने साथ ले गए। शनाया के बाद उसके भाई की बारी थी, क्योंकि आते वक्त शनाया अपनी छोटी बहन को भी साथ ले आई थी, लेकिन भाई को माँ ने अपने पास ही रोक लिया था, क्योंकि भाई से माँ बहुत प्यार करती थी। शनाया का भाई सौतेले बाप को एक आंख न भाता। उसके सौतेले बाप ने कुछ ऐसा किया कि उस मासूम ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली और मर गया। अब माँ को एहसास हुआ कि उसने दूसरी शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। जो औलाद की खातिर उसने दूसरा सहारा ढूंढा, इस औलाद ने उसको कबूल ही नहीं किया। फिर ना वह औलाद ही साथ रही जिसकी बेहतरी के लिए माँ ने ये कदम उठाया था, और ना ही उस नए पति का प्यार मिला। उसके नए पति की यह ज़िद थी कि ज़मीन और मकान उसके नाम कर दे। मकान के अलावा आधे से ज़्यादा ज़मीन शनाया के पापा उसकी माँ के नाम पर कर गए थे। माँ जायदाद उस इंसान के नाम नहीं करना चाहती थी, मगर उसके बुरे बर्ताव को बदलने के लिए शनाया की माँ ने अपनी जायदाद उस आदमी के नाम भी कर दी। यह वजह भी काम न आई और शनाया की माँ बिल्कुल बेसहारा हो गई। वह चाहती थी यह आदमी चाहे सारी जायदाद ले ले, लेकिन तलाक दे दे, मगर उस इंसान ने यह कबूल नहीं किया। शनाया की छोटी बहन की शादी शनाया ने अपनी मौसी के जेठ के बेटे से करवा दी और ख़ुद 12वीं पास करके एक स्कूल में नौकरी पर लग गई। उन्हीं दिनों उसकी मौसी भी मर गई, तो उसके बाद शनाया का कोई भी रिश्तेदार अपने यहाँ पर रखने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि बहन भी अपने घर रखने पर तैयार नहीं थी। ननिहाल में कोई अपनाने को तैयार नहीं था। कहते थे शनाया मजबूर होकर एक गर्ल कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं कि बिन मांगे सब कुछ पा लेते हैं, और कुछ को बदकिस्मती के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। हालांकि ज़िंदगी भर दुखों की राहों पर चलते रहते हैं, सदा मंजिल की तलाश में रहते हैं। इस तलाश में उनके पैर क्या, रूह तक ज़ख्मी हो जाती है। शनाया भी उन्हीं लोगों में से एक थी कि जिनकी कोई मंजिल नहीं थी। दुनिया में शनाया की अगर किसी को परवाह थी तो वह थी उसकी एक बुआ,
जो सारे ख़ानदान से छुपकर अभी भी हॉस्टल में उससे मिलने आ जाती। एक दिन शनाया की बुआ आई तो उनका चेहरा बड़ा ही खिल रहा था। आते ही बोली, बेटा आज तुम 2 दिन के लिए मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी एक सहेली है, वह अपने बेटे के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाली है। शनाया बोली, आपको तो पता ही है कि मैंने सारी उम्र शादी ना करने का फ़ैसला किया है। मुझे नफ़रत हो चुकी है मर्दों से। देखा न माने हमारे लिए क्या सहारा ढूंढा। ज़िंदगी बहुत लंबी है बेटा, कैसे अकेले गुजारोगी। मर्द तो रक्षक होता है, औरत का एक सहारा होता है। अगर ये सहारा सिर पर ना हो तो औरत ज़माने की तेज़ धूप से झुलस कर रह जाती है। जैसा सहारा माँ ने ढूंढा ऐसा सहारा मुझे कबूल नहीं। मैं भी वैसे ही ज़िंदगी गुजार दूंगी बुआ जैसी आप गुजार रही हो, और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। माँ ने भी तो की थी शादी, अब नया रक्षक कहाँ है। वह सहारा जिसने हमारे सिर से हमारे बाप के घर की छत भी छीन ली। शनाया जज्बाती होकर रो पड़ी। शनाया ने फिर अपनी बुआ से कहा, और आपका भी तो एक सहारा था ना। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब फूफा जी ने सिर्फ इतनी बात पर आपको तलाक देती थी कि वे आपको और रकम घरेलू खर्चों के लिए नहीं दे सकते थे। ऐसे सहारे का क्या फ़ायदा जिनको अपनी मासूम बच्चियां और अच्छी बीवी से कोई मतलब नहीं होता, जिनको अपनी अय्याशियों और पैसा हद से ज़्यादा प्यारा होता है। बुआ को भी फूफा ने 12 साल प्यार मोहब्बत का सिला तलाक की सूरत में दे दिया था और अपनी कम उम्र जवान सेक्रेटरी से शादी करने की खातिर बहाने से तलाक दे दी। उन्होंने तलाक देते वक्त ये भी न सोचा कि उनकी 2 मासूम बच्चियों का कौन सहारा होगा, कौन उनके सिर पर हाथ रखेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा। उन्होंने इन सबको अपनी ज़िंदगी से इस तरह निकाल फेंका था जैसे उनका इनसे कोई रिश्ता ही नहीं था। उसके बाद शनाया की बुआ की बेटी बहुत दुखी हो गई थी। उसकी बुआ की बेटी शनाया से कहने लगी, अगर कभी पापा ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाएं तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगी कि नाराज़गी और गुस्सा अगर था तो माँ से था। हमारा क्या कसूर था, क्या बिगाड़ा था हमने आपका, जिसकी आपने हमें ये सज़ा दी कि मेरे सर से अपना साया ही छीन लिया। दरअसल वह शनाया को समझा ही रही थी कि तुम तो सौतेले बाप के सितम पर रो रही हो, हमें देखो हम सगे बाप की संगदिली का निशाना बन गए थे। तभी शनाया को और भी ज़्यादा मर्दों से नफ़रत महसूस होने लगी। तभी शनाया ने फ़ैसला किया कि वह बिल्कुल शादी नहीं करेगी। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। बेटी वह बहुत अच्छा लड़का है, मान जाओ। मेरी बच्ची तो अपने मामा के साए में है, उनके रिश्ते कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। लेकिन तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा रिश्ता होना बहुत मुश्किल है। वह देर तक समझाती रही। तुमने मर्द का सिर्फ एक ही रूप देखा है, मान जाओ मेरी बच्ची। शनाया की बुआ उससे मिन्नतें करने लगी तो उनकी खुशी की खातिर शनाया मजबूर होकर उनके साथ चाचा के घर आ गई। अगले दिन नील की माँ आई, शनाया को देखा और पसंद कर लिया। शादी की तैयारियां ज़ोरों से होने लगीं। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वह दिन भी आ गया जब चाचा के समझाने पर शनाया दुल्हन बनकर विदा होकर नील के घर आ गई। आज शनाया को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आंसू उसकी आंखों से झरने की तरह झरझर बह रहे थे। काश उस वक्त वह मुझे दुल्हन बना हुआ देखती, अपने हाथों से विदा करती। लेकिन मैं तो थी ही बदनसीब कि ऐसे मौके पर भी न बाप का साया था और ना ही माँ का आशीर्वाद ले सकी। इन्हीं सोचों में गुम शनाया विदा हो गई। शादी के बाद कई हफ्ते तो घूमने फिरने में गुजर गए। ज़िंदगी में कई सालों के बाद खुशी और सुकून की एक झलक मिली थी। नील वाकई बहुत अच्छा साबित हुआ। सास, नंदे, ससुर सभी अच्छे से पेश आते। इतनी खुशी मिल जाने के बावजूद भी जब शनाया को अपने गुजरे हुए ज़िंदगी का वक्त याद आता तो वे बहुत उदास हो जाती। कभी उसे अपने पापा याद आते और कभी अपनी माँ। उसके पापा तो गुजर चुके थे लेकिन माँ तो जिंदा थी। लेकिन फिर भी वह अपनी माँ से नहीं मिल सकती थी। अपने दिल को बदलने के लिए वह अक्सर गाने सुनती। यह बात लेकिन नील को बहुत बुरी लगती। वह कहता कि शनाया, आखिर तुम ये दुख भरे गाने क्यों सुनती हो? जब खुशियों भरी ज़िंदगी मिल गई है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तो फिर ज़िंदगी से भरपूर खुशियाँ भरे गीत सुनो, अगर सुनना ही है। जब भी वह शनाया से ये शिकायत करता, शनाया यही जवाब देती कि मुझे ये गाने अच्छे लगते हैं, इससे मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो नील ये सुनकर चुप हो जाता। उस मनहूस दिन भी जब नील ऑफिस से वापस आया, वह बहुत थका हुआ था। ऑफिस में काम बहुत था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी।
शनाया खाने वगैरह से फ्री होने के बाद अपनी पसंद के गाने सुन रही थी कि जब नील आया तो शनाया आंखें बंद किए हुए लेटी थी और ऐसे गुम थी कि उसे नील के आने का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। गाने के बोल उसके कानों में रस घोल रहे थे। अचानक ही तेज़ आवाज़ उसके कान में गई। क्या बकवास है। नील ने झुंझला करके हैंड फ्री निकाल दिया। 1000 बार कहा है कि मत सुना करो, मगर तुम्हें कब मेरी बातों की परवाह है। न जाने कौन सा दुख है तुम्हें, कौन जुदा हो गया है तुमसे, जिसकी वजह से दर्द भरे गाने सुनती रहती हो। शनाया उसके अनजाने शक पर हैरान रह गई। ये क्या कह रहा है, क्या सोचते हैं आप। जब मैं अपनी पसंद के गाने सुनती हूँ, हालांकि मेरा पास्ट तो शीशे की तरह साफ था और इस पर किसी का भी नाम तो क्या एक परछाई तक नहीं पड़ी थी, पर नील था कि आपे से बाहर होकर चिल्ला रहा था, जिसको शनाया अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा और एक अच्छा इंसान समझने लगी थी। नील कह रहा था कि तुम्हें खुद को मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चली जाओ मेरे घर से। शनाया, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो, किसी बिछड़े हुए की याद लिए हर वक्त उदास गाने सुनती रहो। नील ये सब शनाया से कहकर चला गया और शनाया सुन होकर बैठी रह गई कि यह इनको हो क्या गया है। शनाया के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका पति, जो उसका सहारा है, उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकता है। वह यूं ही खामोश बैठी बैठी आंखों से आंसू बहाती रही। उसने तो शादी करना ही मंजूर नहीं थी, लेकिन सब बड़ों के समझाने पर ही उसने शादी के लिए हाँ की थी। और फिर जब नील के साथ ज़िंदगी गुजारी, तब उसने अपनी राय, जो मर्दों के बारे में बुरी बन चुकी थी, वह बदली थी, क्योंकि अपने पापा के बाद ही शनाया को नील से मोहब्बत मिली थी। उस पर शनाया ने अपने पापा की तरह ही यकीन किया था। रोज़ दुख भरे गाने सुनना उसकी आदत में शामिल हो चुका था, लेकिन शनाया ये भूल गई थी कि नील भी एक मर्द है। वह औरत पर जब चाहे जैसे चाहे इल्ज़ाम लगा सकता है और कोई इससे पूछने वाला नहीं। काश नील तुम ना कहते ये सब कुछ। शनाया आग में जैसे जल रही थी। तुमने तो ये सब कभी नहीं पूछा कि आखिर शनाया तुम्हें दुख क्या है जो तुम ये गाने सुनती हो। शनाया का यह मिजाज बन गया था। अपने पापा की मौत हो जाने के बाद से, हालात की सख्तियों की वजह से, वह शुरू से ही ये गाने सुनकर अपने दिल का बोझ हल्का किया करती थी। ये नहीं था कि अपने किसी बिछड़े हुए आशिक की मोहब्बत में वह ये गाने सुनती थी, लेकिन नील को आखिर क्यों ज़रूरत महसूस होती ये पूछने की कि उसे क्या दुख क्या है। मेरे दुखों से आखिर तुम्हारा क्या वास्ता। और कितनी आसानी से ये कह दिया कि चली जाओ। हाँ, मेरा जाना ही बेहतर है। शनाया मन ही मन खुद ही सवाल और जवाब किए जा रही थी। शनाया ने नील से कहा, जब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा, इसीलिए मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन फिर भी नील ने उसे न रोका और ना ही उसका बैग रखवाया। यकीन की बुनियाद पर ही पति पत्नी का रिश्ता टिका होता है। किसी गैर का सोचना भी उस यकीन की बुनियाद में दरारें डाल देता है। तब इस मजबूत बंधन की इमारत पल भर में ज़मीन में धंस जाती है। उसी शाम शनाया अपने कुछ कपड़े लेकर अपनी सहेली के घर चली गई और फिर वहाँ से हॉस्टल। वह नील को ये एहसास ही न करवा सकी कि अपने बचपन के बाद से अपने मरे हुए बाप के प्यार के तरसने का एहसास पास्ट में उस पर इस कदर गहरा था कि वह दुनिया की सारी चीज़ों से कट कर रह गई थी। इस वजह वह हॉस्टल आकर भी कितने ही दिन नील का इंतज़ार करती रही कि शायद एक दिन उसको जब अपनी गलती का एहसास होगा तो वह मुझे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन नील नहीं आया। कुछ दिन खामोश रही, फिर तलाक का नोटिस आ गया और शनाया अपने जज्बात दिल में दफन करके हमेशा के लिए हॉस्टल की हो गई और अपने खालीपन से समझौता कर लिया। जो थोड़ी सी रकम ज़मीन बेचकर विरासत में उसे मिली थी, उसके चाचा ने दोनों बहनों में बराबर बांट दिया और शनाया उस रकम से एक छोटा सा घर ख़रीद लिया था कि सर पर बाप का साया ना सही, बाप की विरासत से ख़रीदे मकान की छत तो है जो उसे मौसम के सर्द और गर्म से बचा सके। 5 साल तक वह अकेली ज़िंदगी के साथ गम सहती रही। स्कूल में दोबारा नौकरी मिल जाने से उसे सुकून मिला। वह सोच भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे शनाया की उम्र बढ़ रही थी। अकेले घर में अब उसको खौफ सा लगने लगा। आधा दिन तो स्कूल में गुजर जाता, लेकिन उसके बाद खाली घर जैसे उसे काटने को दौड़ता। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शनाया ने एक फ़ैसला किया। उसने अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपने घर के ऊपर एक और पोर्शन बनवा लिया, जिसमें उसने अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखना शुरू कर दिया।
उसके साथ ही उसने एक सिलाई सेंटर भी खोला, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगी। अब उसका अकेलापन भी दूर हो चुका था और एक नेक काम भी उसने कर लिया था। तो देखा आपने, आज के हमारे पढ़े लिखे समाज में आज भी ज़्यादातर रूढ़िवादी सोच रखने वाले मर्द मौजूद हैं। लेकिन औरत जितना प्यार और इज़्ज़त दूसरों को देती है, उतना ही वह अपने लिए भी चाहती है। कभी कभी वह सब्र कर लेती है, लेकिन कभी कभी जब वह ठान लेती है तो दुनिया को आईना दिखा डालती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।